नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। चल रही है चुनावी परिचर्चा, चर्चा और हो रही हैं कैंडिडेट से बातचीत, मुलाकात और उनके क्या विज़न है, उनकी क्या इच्छा है, क्यों वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन सब बातों के साथ मैं डिफरेंट डिफरेंट बार्स में जाता हूँ, वहाँ जो कंटेस्टेंट हैं उनसे बातचीत आपके सामने रूबरू आपकी कराता हूँ, ताकि आप लोग एक अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव आपके बार में जाकर एक बहुत अच्छा वेलफेयर का काम एडवोकेट्स के लिए कर सकें। यही योर माइंड ओपनर चैनल की इच्छा है, यही एक प्रयास है मेरा भी और चैनल का भी। और इसी प्रयास के तहत आज रोहिणी बार में मैं आया, तो यहाँ बात कराऊंगा मैं सेक्रेटरी, ऑनरी सेक्रेटरी के जो पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे हैं, एडवोकेट प्रदीप खत्री। प्रदीप खत्री 2008-06 से एनरोल हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, और इन्होंने पहली बार 2014 में एग्जीक्यूटिव मेंबर की पोस्ट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें इन्होंने चुनाव जीता भी था। इसके बाद 2021 में इन्होंने फिर एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर इलेक्शन लड़ा और इन्होंने सफलता हासिल की, और आज प्रेजेंट में जो रोहिणी बार एसोसिएशन है रोहिणी कोर्ट की, उसमें ये एडिशनल सेक्रेटरी के पोस्ट पर हैं और अब ये लड़ रहे हैं ऑनरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर। तो मैं इनसे बात कराऊंगा। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, और मैं आपसे चुनावों को लेकर कुछ बातचीत करूंगा। आप ऑनरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर आ रहे हैं, तो सीधा से एक सवाल के साथ आता हूं, आपके सेक्रेटरी पद पर चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? देखिए, सेक्रेटरी चुनाव के पद पर लड़ने का मेरा मकसद से पहले जानना चाहूँगा, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा इस प्रोफेशन में रहने का मकसद क्या है। ये मेरे लिए प्रोफेशन जो है, जिसे वकालत का प्रोफेशन कहते हैं, मेरे लिए बहुत ही पूजनीय प्रोफेशन है, और मैं अपने दिल पे हाथ रख के आपको बताना चाहूँगा, ये पूजनीय मेरे लिए इसलिए है क्योंकि इस प्रोफेशन का चुनाव मैंने खुद नहीं किया था। इस प्रोफ़ेशन का चुनाव मेरे लिए मेरे पिताजी ने किया था, और मेरे पिताजी का हमेशा से सपना था कि मैं अपने बेटे को सिर्फ़ एक वकील के रूप में देखना चाहूँगा। और आपको सच्ची बताऊँ कि मैं शुरुआती दौर में कभी भी वकालत के क्षेत्र में आना नहीं चाहता था, और बट मेरे फ़ादर साहब की इच्छा थी, मैं आया, और मुझे धीरे धीरे इस प्रोफ़ेशन से इतना ज़्यादा प्यार हो गया, इतना ज़्यादा लगाव हो गया, और आज के टाइम में जो भी मान सम्मान और मुझे परिवार के अंदर इस वकालत के अंदर जो लॉयर्स फ्रेटर्निटी ने जो मुझे प्यार मान सम्मान दिया है, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि मैं उसको वापस करूं, अपनी किसी भी क्षमता में मैं उसको वापस करूं। अब आपका दूसरा सवाल कि आपने सचिव बनने का क्यों सोचा, और सचिव के पद में आपको की दौड़ में आप शामिल क्यों हैं? सर देखिए, आपको भी पता है कि किसी भी बार संगठन के अंदर, किसी भी बार एसोसिएशन के अंदर, कहीं किसी बार एसोसिएशन के अंदर 11 व्यक्ति होते हैं, किसी बार बार एसोसिएशन के अंदर 13 व्यक्ति होते हैं। और ये भी सच्चाई है कि उन 12 व्यक्तियों में से, 12, 11 या 13 व्यक्तियों में से प्रधान और सचिव की जो पोस्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है, दे आर लाइक कनेक्टिंग ब्रिज between the judicial officers, between the problems and the solution, between the judicial officers and the normal lawyer, between the problem which have been faced by the lawyers, और उनके जो solution के बीच में जो कड़ी होती है वो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी होती है। और जो भी हम बाकी जो मेम्बरान होते हैं वो कहीं ना कहीं एक एडवाइजरी काउंसिल के तौर पे काम करते हैं, जहाँ सलाह देने की पावर होती है, लेकिन जहाँ तक फैसला लेने की पावर है, वो संगठित होके जो फैसला लेने की पावर होती है वो होती है हमारे प्रधान और सचिव के पास। तो मैं हमेशा ये रहा हूँ कि मुझे बड़ी सकारात्मक हमेशा साथ मिला है सारी कमेटी का, जो मैं जैसे आपने बताया कि 2 बार मैं कमेटी में रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस बार मौका मिलता है, कि मेरा एक विज़न है जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस प्रोफेशन ने, जिस प्रोफेशन ने, जिस बार ने मुझे इतना मान सम्मान और बहुत सब कुछ दिया है, इतना हाथों पे रखा है, तो मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ। फर्स्ट जनरेशन लॉयर ऑफ योर फैमिली? आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर ऑफ माई फैमिली सर। आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर ऑफ माई फैमिली। तो आपका जो विज़न है, मैंने सुना, आपने लोगों को बताया, ऐसे कौन से 2-3 काम हैं जो आपने प्रेजेंट बार में रहते हुए या पिछली बार में रहते हुए या बीइंग प्रदीप खत्री एडवोकेट के वेलफेयर्स के लिए कोई ऐसे 2-3 काम बताएं अपने वोटर्स को, जो जिनके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि मैं वेलफेयर का काम करता हूं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर आप एज़ ए बीइंग एडवोकेट प्रदीप खत्री बात करें, तो मैं उसको एक अलग नज़रिए से देखूँगा। अगर बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव और बीइंग द मेंबर ऑफ द बार कमेटी, तो उसको अलग नज़रिए से देखता हूँ। तो पहले बात करते हैं कि मैं, जैसे आपने बताया कि मैं 2 बार कमेटी में चुना गया हूँ।
पहले 2014 में कार्यकारी सदस्य के रूप में, उसके बाद 2021 में अतिरिक्त सचिव के रूप में। तो वहाँ पे मैंने हर समय कोशिश की है, हो सकता है कुछ कोशिश में मैं विफल भी हुआ हूँ। तो वहाँ पे जो हमारी कमेटी की जो सकारात्मक सोच को मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जिस मुद्दे पे जहाँ पे स्टैंड लेना होता है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि वहाँ पे मेरा ओपिनियन गलत है, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि आपका ओपिनियन गलत है, लेकिन अंतरात्मा कहती है कि नहीं, इस मुद्दे पे आपको चाहे बाकी लोग भिन्न स्थान रखते हो, भिन्न स्टैंड रखते हो, आपको अपना स्टैंड वहाँ पे रखना चाहिए। और जहाँ भी मुझे जो भी जिम्मेदारी है ना, मेरी कमेटी के जो प्रधान सचिव और पूरी कमेटी ने अलग अलग दी हैं, चाहे वो क्रिकेट टूर्नामेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे कोई भी जिम्मेदारी हो, जो एक आप कह सकते हो कि बार की जिम्मेदारी जो भी मुझे एक एज ए कार्यकर्ता के तौर पे या एडिशनल सेक्रेटरी या मेंबर एग्जीक्यूटिव के तौर पे दी गई है, मैंने उसमें भरसक प्रयास किया है। और साथ के साथ मैंने काफ़ी समय सुझाव भी दिए हैं। जब भी हमारे कमेटी की मीटिंग होती थी, कुछ एजेंडाज होते थे, कुछ डिस्कशंस होती थी, उस पे मंथन होता था, तो मैंने अपने सुझाव भी दिए हैं और सुझाव बहुत ज़्यादातर पक्ष में भी लिए गए हैं कि हाँ, सुझाव को माना भी गया है। अब वो सुझाव क्या थे, क्या नहीं थे, वो हम वहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते जब, क्योंकि कमेटी एक जो फैसला करती है, क्योंकि कमेटी में जो भी एक फैसला निकलता है वो पूरी कमेटी का फैसला माना जाता है। प्रेसिडेंट कमेटी पे सीधा सा सभी का आरोप ये है कि आपने जानबूझकर इस कमेटी ने, मैं इंडिविजुअल प्रदीप खत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, इस कमेटी ने इलेक्शंस को इतना प्रोलॉन्ग किया, चाहते ही नहीं कि इलेक्शन हो। क्या आपने कभी कमेटी की मीटिंग में कहा कि इलेक्शन टाइम से होना चाहिए? ये मुद्दा बहुत बार उठा था और मैं इसमें बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि कई कई बार कुछ मुद्दों पर पूरी की पूरी कमेटी हाशिए पे आ जाती है। मैंने वही कहा कि हमने पहले भी ये कहा था कि इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए, बट ये भी सच्चाई है, मैं यहाँ पे किसी कमेटी का समर्थन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस कमेटी का हूँ तो मैं समर्थन करूँगा, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो हमारी हाथ से बाहर के थे, जिन पे फैसला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह की वजह से हुआ था। और जब बार बार हुआ था कि जब कोशिश हमने की थी, कभी कोई हाई कोर्ट पहुंच जाते थे किसी रिट पिटीशन के थ्रू इलेक्शंस को लेके, कभी कोई अड़चन, कभी कोई अड़चन। सबका मकसद तो ये था कि चुनाव टाइम पर हो जाए, लेकिन कमेटी ने इंटेंशली 2 साल के टेन्योर की बजाय इसको 3.25, 3.5, 4.5 साल तक खींच लाए। अब तो ये चलो हाई कोर्ट ने कर दिया। अब भी लोगों को लगता है, आम वोटर्स की, मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, कि अब भी कमेटी नहीं चाहती कि टाइम से चुनाव हो जाए। अब देखिए, कमेटी के अंदर रहने, मैंने आपको फिर वही बात बताई कि हम कमेटी में जैसे 11 लोग होते हैं, 11 लोगों के बीच में अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते कि चीज़ों को लेके, कि हमारा शुरू से ये रहा कि चुनाव होने चाहिए और चुनाव टाइम से होने चाहिए। और चुनाव ना टाइम से होने का कारण मैं हमेशा के सारा किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर नहीं रख सकता। देयर आर सो मैनी सर्कमस्टेंसेस जिनकी वजह से चुनाव नहीं हो पाए थे। अब वो क्या सर्कमस्टेंसेस थे, हमने भी आगे बात रखी, हमारी कमेटी के कुछ लोगों ने वहाँ पे अपना रेजिग्नेशन भी दिया कि हमारा टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन उनके अपने कोई रीजंस थे, हमने अपनी बात आगे रखी, लेकिन बहुत बार आपकी बात को उस अमली जामा पहचाना। बदनामी तो पूरी बार की हुई ना। बदनामी पूरी बार की हुई। मेरे सामने भी बहुत सारी चीज़ें आई थी कि अगर मान लो आप चाहते हो, मुझसे बहुत बार सवाल, जैसा आपने मुझसे सवाल पूछा, मुझे बहुत बार भाइयों ने और जो कमेटी से बाहर के लोग हैं, जो, अब मैं खुद कैंडिडेट हूँ, जो कैंडिडेट नहीं है, उन्होंने भी सवाल पूछा कि आप इस पे एक काम करें ना, आप इस पे त्याग पत्र क्यों नहीं देते। तो मैंने कहा था, मुझे त्याग पत्र देने की वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे सेवा भाव से बैठा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके मेरे त्याग पत्र देने से आपका कोई आपके काम में आपके लिए मैं मेरे त्याग पत्र देने से ये चुनाव की प्रक्रिया बहुत जल्दी हो सकती है, मैं देने को तैयार हूँ। बट मुझे ये भी पता है, अगर मैं कमेटी में बैठा हूँ तो मैं अपने भाइयों की जितनी ज़्यादा मदद कमेटी में रह के कर सकता हूँ, वो कमेटी से बाहर जाके नहीं कर सकता। लेकिन उससे आपका एक मॉरल बाहर आ जाता कि भाई लोगों को दिखता कि इन्होंने अपना टेन्योर पूरा हुआ और इस्तीफा दे दिया। नहीं दिया गया, रीजंस में मैं नहीं जा रहा हूँ, उसके डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन नहीं दिया गया तो एक साझी जिम्मेदारी होगी कि पूरी कमेटी की इंटेंशन ये रही कि चुनाव टाइम से नहीं होने चाहिए। ये आरोप तो लग गया ना। ये आरोप बिल्कुल लगा, और मैं मैंने जैसे आपको बताया, इस सवाल के हाशिए पे मैं बहुत बार रहा हूँ। और अब आप ऑनरी सेक्रेटरी पर आ रहे हैं तो लोगों को लगता अब तो इनके हाथ में फुल पावर होगी इलेक्शन को पोस्टपोन करने की, अब तो ये बिल्कुल ही नहीं होने देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए, जब चुनाव करवाना या ना करवाना ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। और मैंने, जैसा कि आप बताएंगे, अगर आप वहाँ पे रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करेंगे, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं वहाँ भी चेक करेंगे, इस मुद्दे पे बहुत बार बात हुई और मैंने हमेशा ये कहा है कि चुनाव जितना जल्दी कराओ उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उन्होंने हर बार, क्या हुआ, कमेटी के बीच में बहुत सारे एजेंडाज ऐसे थे जो उन्हें कंप्लीट करना चाहते थे। अगर मान लो वो बीच में एजेंडा हम तोड़ते,
अगर बीच में कमेटी है ना, कमेटी वो बीच में अगर ब्रेक होती तो शायद से हम उन पे कार्रवाई नहीं कर काम नहीं कर पाते। वो तो एक चलिए वो तो एक डिप्लोमेटिक बात हो गई कि हमें कुछ करना था। आप 2 साल के लिए आए और आपने 5 साल का एजेंडा बना लिया, तो आप कहें हम 5 साल रहेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरे जो आएंगे, अब जब ये कमेटी आएगी तो काम नहीं करेगी। लेकिन आपकी कमेटी जैसे आज की डेट में जो कैंटीन की हालत है, सीधा आरोप वोटर्स ये लगा रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो बाहर है उसने कमेटी इसको जो हमारी कैंटीन है इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसकी वर्स्ट कंडीशन हो गई है। इसको आप मानते हैं? मैं इस बात को ज़रूर मानूंगा कि जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जैसा हमने एक स्वरूप लेके चला था कि हम ऐसा स्वरूप बदलेंगे, और पूरी कमेटी को लेके बहुत सारी उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कुछ कमियां रही हैं, और कमियां हर जगह होती हैं। देर इज़ नॉट ए सिंगल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे देर इज़ नो स्कोप ऑफ परफेक्शन, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाए। और आप इंस्टीट्यूशन की बात छोड़े, देर इज़ नॉट ए सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लेनेट वहाँ जहाँ पे देर इज़ नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। वो तो एक प्ली है कि चलिए, लेकिन लेकिन वही लोग, उनमें से एक आप हैं, वही लोग दोबारा फिर कहने कि अब मुझे फिर मौका दो ताकि इस बार जो मैं चूक गया अगली बार करूंगा। नहीं, उसके लिए उसका पॉजिटिव और नेगेटिव मैं दोनों ले रहा हूँ। मैं उस चीज़ को मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि सवालों के जवाब मुझे भी, और एक ज़िम्मेदार आदमी होने के नाते मैं सवालों से भागता नहीं हूँ कभी भी, और मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर आप एक ज़िम्मेदारी की, लोगों ने आपको एक ज़िम्मेदारी दी है तो सवालों से भागो मत। तो उस सवाल का बड़ी है ना, उससे उदारता से मैं जवाब देना चाहूँगा कि मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, कमेटी के अंदर आपने भी, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आप हर प्रकार के व्यक्तियों से बात करते हैं, ऊपर से लेकर छोटे नेता तक बात करते हैं। किसी भी कमेटी के अंदर जो 11 बंदे होते हैं, 11 बंदों में से 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास डिसीजन लेने की पावर होती है। लेकिन अब आप सेक्रेटरी पे आ रहे हैं तो आपके अब डिसीजन की पावर आ जाएगी ना, तब आप क्या करेंगे? मैं आपको वही बताना चाहूँगा, उस मुद्दे पे भी आऊँगा कि मैं हमेशा, क्योंकि ये सवाल आपने नहीं मुझसे पूछा है, ये सवाल मुझसे जब मैं वोट मांगने जाता हूँ उन्होंने भी मुझसे पूछा कि आपने 2 बार रहे हो, रहे हो एक मेंबर एग्जीक्यूटिव के तौर पे एडिशनल पे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपको है ना, आप दोबारा इस सीट पे आप जाके स्पेशल क्या करोगे? मैंने उन्हें यही कहा है कि 11 में से 9 व्यक्ति होते हैं एज ए एडवाइजरी काउंसिल, वो देते हैं सलाह। मतलब उनकी पावर नहीं होती, वो एक कमेटी के लिए स्टेज का शो रहते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। आप ये देखिए, घर में बड़ा एक होता है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट द हायरार्की। हम वहाँ पे, आप ये समझिए कि है ना, अगर हम हायरार्की की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब है हम इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। घर के अंदर आप देखेंगे जो माँ बाप का ओहदा होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़े नहीं, उसके कंपैरिजन में नहीं मैं जा रहा हूँ। सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट आपने बताया मोस्ट पावरफुल पोस्ट है इन द कमेटी, बट अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं और बाकी 9 मेंबर या 10 मेंबर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं उसी मिनट्स में जो वो चाह रहे हैं, तो फिर तो उनका कोई रोल ही नहीं रहा ना, फिर तो वो डमी हो गए। अब जिस कमेटी के अंदर ये ऐसा चलता होगा वो कह सकते हैं, लेकिन हमारी कमेटी में ऐसा नहीं हुआ। हमारी कमेटी में बहुत बार ऐसे मुद्दे आए हैं जहाँ पे प्रधान साहब की, सेक्रेटरी साहब की है ना, क्या इच्छा कुछ और थी, और कमेटी वालों ने मुखर होकर अपना ना ओपिनियन रखते हुए उस चीज़ को रिजेक्ट भी किया है। मैं किसी और कमेटी के, क्योंकि मैं इस कमेटी के में रहा हूँ, तो आई नो दिस कमेटी इन एंड आउट। बहुत सारी ऐसे मुद्दे हो जो हमने रखे गए हैं, जो शुरुआत में प्रधान और सेक्रेटरी साहब को लगता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन अब मैं कहता हूँ जब एडवाइजरी काउंसिल का मतलब क्या कि आप उन्हें समझाओगे हर मुद्दे को। ज़रूरी नहीं कि आप जिस तरह से आप देखते हो हर व्यक्ति उसे उस मुद्दे से वैसे देखे। जब आप समझाओगे, बैठते हो, व्हेन यू आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल, आप यू आर ट्राइंग टू मेक योर पॉइंट अंडरस्टैंड, तो वहाँ पे चीज़ें समझिए। चलिए, उस मुद्दे को वोटर्स पे छोड़ देते हैं। मैं आ रहा हूँ, बीइंग यू आर ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, और जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है उनको जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरे लॉयर्स को नहीं है कंपैरेटिवली। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा है उन रिगार्डिंग चैम्बर अलॉटमेंट, उनको नहीं हो पाता, सीट नहीं मिल पाती, उनको काम नहीं मिल पाता, अच्छे सीनियर्स नहीं मिल पाते, या मिलते भी हैं तो वो उनको पैसा नहीं देते, और बहुत सारी प्रॉब्लम आपने फेस की होंगी। उनको लेकर के कोई आपके पास ब्लूप्रिंट है कि अगर आपको ऑनरी सेक्रेटरी ये बार बना देती है, विश्वास आप में मैंडेट दे देती है, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? सर देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि ये प्रोफेशन मेरे लिए बड़ा पूजनीय प्रोफेशन है, और उसकी किसी भी प्रोफेशन की गरिमा डिपेंड करती है कि आपकी आने वाली जो जनरेशन है उस प्रोफेशन में उस प्रोफेशन को कैसे देखती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल इस तरह से सहमत हूँ कि आज के टाइम में जो जो परेशानी फर्स्ट जनरेशन लॉयर को है, और फर्स्ट जनरेशन लॉयर को नहीं, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर लॉयर को इन परेशानियाँ हैं। कुछ परसेंट छोड़ दे तो बाकी सबको परेशानियाँ हैं। तो मुझसे सब पूछते हैं तो कि आप क्या चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो वकालत की जो परिभाषा है वो ऐसी होनी चाहिए कि कल को अगर मेरा बेटा भी
इस वकालत के प्रोफेशन में आए ना, तो उसे 2 बार ना सोचना पड़े, और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, क्योंकि आज के टाइम में हम ये चीज़ देख रहे हैं, कोई भी इस्टेब्लिश्ड लॉयर अपने बच्चों को कहता है कि बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं आना, आप हाई कोर्ट जाओ, वहाँ पे प्रैक्टिस करो। उसका रीज़न क्या है कि हमारी कहीं ना कहीं जो डिग्निटी है, हमारी जो प्रैक्टिस करने का तरीका है, जो यहाँ पे मूलभूत ढांचा है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से खंडित हो चुका है। और कि हम चाह के भी अपने बच्चों को कहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि कल को अगर मुझे अपने बेटे को भी कहना हो कि बेटा आप अपने बेटे को भी यहाँ पे है ना, बिल्कुल दिल खोल के मैं अपने बेटे को भेज सकूँ। ये जो मूलभूत ढांचा है, ढांचे से मतलब आपका मतलब आशय ये है कि जो सिस्टम बन गया है वो सिस्टम में कहीं कमियां आ गई हैं। बिल्कुल कमी आ गई है। अगर मैं बीइंग नॉट ए कैंडिडेट बट प्रदीप खत्री से पूछूं एडवोकेट से कि इसका जिम्मेदार वो किसको मानते हैं? सर इसकी इसकी डबल जिम्मेदारी है सर, बार की और बेंच की। अब कई बार क्या होता है, बार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए बेंच के सामने झुकती है, और कई बार बेंच क्या होती है कि बेंच अपने 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 मतलब साधने के लिए बार की ना जो बार की जो चीज़ें होती हैं उन पर ना चाहते हुए एग्री करके, और जो बेसिकली जो एक जो बैलेंस है उसको है ना खंडित करती है। जैसे आपने बताया कि नए बच्चों के लिए, सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नए बच्चों को काम करना, प्रोक्योर करना, कि बच्चे काम करना चाहते हैं। जो आज के टाइम में बच्चे, आई हैव सीन सो मैनी पीपल, दे आर सो गुड इन देयर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, वो काम करना चाहते हैं लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा। तो वहाँ पे सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, जैसे डीएलएसए के अंदर काम इतना ज़्यादा बाइफरकेट हो रहा है, उसके बाद नए नए एड काउंसिल बने हुए हैं, उसके बाद जब आप एलसी अपॉइंट करते हो, हमारे जितने भी नए जनरेशन के लॉयर आते हैं उसमें कुछ मुट्ठी भर को छोड़ दे तो सबके ऊपर 1 साल के बाद सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि कोई इस प्रोफेशन में सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। तो वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी होती है, जैसे आपका लोकल कमिश्नर वाली बात होती है, आपका रिसीवर वाली बात होती है, तो कहीं ना कहीं बार की जिम्मेदारी ऐसी होती है कि बार बेंच के साथ मिलके एक ऐसा खाका तैयार करे कि जो सही मायने में जो ज़रूरतमंद है, जो एक टैलेंट है, जो एसेट हो सकता है हमारे प्रोफेशन के लिए, वो सर्वाइवल के चलते उस प्रोफेशन से दूर ना जाए। क्योंकि आने वाले टाइम में जो नई पीढ़ी है वही हमारे लिए एसेट बनेगी। हम उसकी फाउंडेशन इतनी कमज़ोर ना करें, उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी जिम्मेदारी ये बन रही है, उसके लिए साधन ऐसे जुटाएं कि एक क्राइटेरिया तैयार हो कि ये नया बच्चा है, कैपेबल है, ही कैन बी टर्न इनटू एसेट, अगर उसे काम प्रोक्योर करके दिया जाए, उसके सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क न लगे। आपका एलसी का हो गया, रिसीवर का हो एलसी गया। और रिसीवर की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम एडवोकेट्स का आरोप ये है कि जो एलसी और रिसीवर हैं वो बार के जो लीडर्स हैं वो अपने चुनिंदा लोगों को, अपने सपोर्टर्स को, अपने भाई भतीजों को देते हैं, अपने दोस्तों को ये फैसिलिटी मुहैया कराते हैं, बाकी आम एडवोकेट को कतई नहीं देते और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। मैं क्या अगर प्रदीप खत्री बीइंग सेक्रेटरी चुन के आते हैं ऑनरेरी सेक्रेटरी, क्या इस सच को सुधार हो सकता है इस सच में? मैं अपनी जी जान लगाऊंगा इस सच को सुधार करने में। उसका खाका ये है कि हम एक लिस्ट देंगे यहाँ पे, और जो लिस्ट हमने जो दी है, अगर मान लो हम कहते हैं, सर देखिए इवन जुडिशियल ऑफिसर की को भी नहीं पता कि कौन बंदा ज़रूरतमंद है, कौन बंदा ज़रूरतमंद नहीं है। तो सिफारिश होती है ना बार की तरफ से। नहीं, मैं आज सिफारिश की बात नहीं कर रहा, मैं अपना रोड मैप बता रहा हूँ आपको। एक किसी जुडिशियल ऑफिसर को नहीं पता है कि उसके पास कौन सा कार्ड है, वो बंदा सही मायने में नीडी है, नहीं है नीडी, तो वो जिम्मेदारी आ जाती है बार के ऊपर। वो सबसे पहले उन कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाए कि जो सही मायने में आपको लगता है दे कैन बी द रियल एसेट। सर देखिए ये हमारे सच्चाई है कि हमें अपने जो पौधे हैं ना छोटे, हम उनको रोपण करेंगे ना अच्छे से ढंग से, ताकि वो बड़ा वृक्ष के रूप में तैयार हो। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम एक जैसे एक लिस्ट तैयार करते हैं कि ये लिस्ट जो सही मायने में जेन्युइन है, उसके लिए कमेटी बनाएं कि सर आप चूज़ करो वो लिस्ट। तरह की कोई लिस्ट पिछले आपके 2014 के कमेटी में या इस प्रेजेंट कमेटी में कभी ऐसा सोचा गया, इस पे कोई चर्चा हुई? सर सोचा भी गया, चर्चा भी हुई, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। सर चर्चा भी हुई, बात भी हुई, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। नहीं हो पाया, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? हम सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल है सर उस चीज़ के लिए, हम सब उस चीज़ के लिए मिलकर रिस्पॉन्सिबल है। अब वही लेकिन जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं उस कमेटी के लोग, वो तो अब मस्त हैं, उन्हें लगता है 2 साल बाद लोग फिर भूल जाएंगे, फिर आ जाएंगे। लेकिन जो डायरेक्ट उसके बाद आ रहे हैं वो उस दलदल से निकल के आ रहे हैं जहाँ बदनामियाँ हुई हैं, तो कितना परेशानियों का सामना, कितने कड़वे सवालों का सामना करना पड़ रहा है प्रदीप खत्री को इसको लेकर के कि आप उस बार से हैं जिसकी बदनामी हुई है।
सर जितना कड़वा होगा ना उतना शरीर के लिए अच्छा होगा। मीठा हमेशा परेशान करता है। मैं वही कहता हूँ कि आप जब को आपको लोग आपको ज़िम्मेदारी देते हैं तो आपको सवालों से भागना नहीं चाहिए। आपको अपना पक्ष साफ-साफ रखना चाहिए। मैं अपना पक्ष साफ-साफ रखता हूँ। अगर आप मेरा एजेंडा भी देखेंगे, मेरे एजेंडा के अंदर मैंने बड़ी तरीके से कम 20 दिन बैठ के अपने सारे साथियों के साथ बैठ के और उनकी बट ये एजेंडा बहुत सारे कैंडिडेट्स बनाएंगे और वो एजेंडा इलेक्शन के शाम को 5 बजे के बाद भूल जाएंगे कि हमने कोई एजेंडा भी बनाया था। क्या प्रदीप खत्री भी ऐसा ही करेंगे? लोग सुन रहे हैं आपकी बात। मैं आज सबके सामने ये कह सकता हूँ, अगर किसी भी हमारे फ्रेटर्निटी के मेंबर के पास मेरा एजेंडा पहुँचा है तो शायद से पहली बार होगा सर। आप इतने एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं कि पहली बार एजेंडा होगा कि जिस एजेंडा के सामने मैंने अपने आप को डेडलाइन दी है। उसका रीज़न क्या है, जब हम कमेटी में हमने टीम में आपको बताना चाहूँगा, आपका टाइम लूँगा मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे, क्योंकि ये सवाल बहुत लोग मुझसे पूछेंगे और हो सकता है इस चैनल के माध्यम से मैं उस सवाल का जवाब सवाल पूछने से पहले मैं दे दूँ। जब हमने एजेंडा तैयार किया, एजेंडा तैयार करने के बाद एजेंडा तैयार करते हुए हमने बहुत सारे एजेंडास तैयार किए। 15 दिन लगे। हमारी जो कमेटी, जो मेरी टीम बैठी थी, जिसमें सीनियर, जूनियर्स, यूथ सारे तरह के लोग थे, उनसे डिस्कस करके कहा हमने एजेंडा तैयार किए। तब मैंने उनसे कहा कि सर एजेंडा ठीक है, एजेंडा की डूएबिलिटी बताओ, अब डूएबिलिटी कितनी है, क्योंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिसको मैं कर ना पाऊँ। बिकॉज़ मैं छोटा मुँह बड़ी बात, मैं कोशिश अपने मुँह से वही निकालने की कोशिश करता हूँ जिस पे मैं अमली जामा पहना सकूँ। तो उनसे हमने फिर डूएबिलिटी देखी। डूएबिलिटी की प्रदीप ये चीज़ें हो जाएँगी, हम कर सकते हैं मिल के। अकेला तू नहीं कर पाएगा, लेकिन हम पूरी टीम एज़ ए होल करेंगे तो हम करके करके दिखा देंगे। उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार मुझे इन जो मुद्दे हमने लिखे हैं एजेंडा के अंदर, मुझे उनको टाइमलाइन देनी है। टाइमलाइन देनी है कि हमें, अगर मैं बनता हूँ with the support of everyone, with the support of every single member of the fraternity, जो सीनियर्स जूनियर्स होंगे उनके साथ मुझे उस टाइम लाइन के अंदर वो कंप्लीट भी करना है। तो उससे मेरी कमेटी के, जो मेरी टीम के कुछ लोग नाराज़ भी हुए इसकी, बोला यार आप ना अननेसेसरी ये ऐसी चीज़ें मत लिखो जो आपके लिए दिक्कत हो जाए। तो मैंने उन्हें कहा सर ये मेरी जीवन शैली का एक हिस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। आप भी देखिए सर, जिस दिन आपकी ज़िंदगी के अंदर चैलेंज ख़त्म हो जाएंगे ना, कि आपकी ज़िंदगी में चैलेंज नहीं रहेगा ना, लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी, आप एक्टिव नहीं रहोगे। मैं एक और सवाल पर आता हूँ। सवाल ये है कि लोगों की शिकायत रहती है कि उनको पुलिस के साथ जो रिलेशन होना चाहिए, जो एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए, वो नहीं होता। पुलिस थानों में इवन जो आईओज होते हैं केस के, वो कोशिश करते हैं उनकी मनपसंद एडवोकेट मिल जाए। अक्सर ऐसी शिकायतें आती हैं कि वो वहीं क्लाइंट को इंड्यूस करते हैं कि नहीं तुम वो वाला वकील करेगा तो हम फेवर करेंगे, ऐसा कुछ करके। ऐसी शिकायतें वकीलों के पास आती हैं, जो भी लॉयर, खासतौर से क्रिमिनल लॉयर्स हैं। क्या इस तरह की शिकायतें आपके पास भी आती हैं और इसके बारे में कोई आपके पास विज़न है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? सर देखिए, आपने जो कहा कि कोई भी पुलिस वाला अपने मन पसंदीदा एडवोकेट को कह देता है। सर अगर जहाँ तक है ना एडवोकेट की इन्वॉल्वमेंट है ना काम के अंदर, वी आर ओके विद दिस। एडवोकेट सारे अपने हैं। दिक्कत ये आती है कि जहाँ पे आप वकालत की एडवोकेट की जिम्मेदारी को, एडवोकेट को बिल्कुल दरकिनार करने की कोशिश करते हो, वो समस्या है असली। एडवोकेट्स पैसा देते हैं ना पुलिस वालों को, जो एक बिल्कुल प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। उसी लालच में तो वो कहता है कि आप जाके प्रदीप जी को कर लीजिए, राकेश शर्मा कर लीजिए, XYZ को मत करिए। उसका क्या लालच है? रिश्तेदारी नहीं है हमसे, उसे पैसा दे रहे हैं, हम लोग अपने को डिग्रेड कर रहे हैं। ऐसा शिकायतें खूब आती हैं। सर क्या आपके पास आई है? सर नहीं सर, मेरे पास आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। मैं आपको बिल्कुल, मैं सच बताऊं, मेरे पास आज तक कोई ऐसी शिकायत आई नहीं है। अगर ऐसी देखो, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा रैम्पेंट नहीं है। कुछ लोग हैं तो वहाँ पे ना सर, ना तो आप पुलिस वाले को यहाँ पे ज़िम्मेदार ठहरा सकते, ना वकील साहब को ज़िम्मेदार सर रखते। यहाँ पे हम ज़्यादा ज़िम्मेदारी वकील साहब की पड़ती है, क्योंकि हम प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट जो लॉयर्स का दिखाते हैं वो पुलिस वाले को नहीं समझा सकते। वो कोड ऑफ कंडक्ट समझने की जिम्मेदारी प्रदीप खत्री की खुद की है, राकेश शर्मा सर की खुद की है। ठीक है, जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी वो चीज़ें आप नहीं सुधार सकते। चलिए, हम उनको कहेंगे कि वो सुधारें। एक और शिकायत आती है कि जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको कोर्ट्स में कई बार, खासतौर से मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में, वहाँ उनको जानबूझकर इंसल्ट किया जाता है या मिसबिहेव उनके साथ किया जाता है, उनको डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है। क्या इस तरह की शिकायतें तो आपके पास आई हैं? इस तरह की शिकायतें बहुत बार आई हैं, मेरे सामने बहुत बार आई हैं, और इसका सामना मेरे ऑफिस के बच्चों ने भी किया है, मेरे एसोसिएट्स ने भी किया है, और मैं गया भी हूँ और मैंने कन्फ्रंट भी किया जुडिशियल ऑफिसर को।
और मेरा उनसे एक ही जवाब होता है, मैं उन्हें समझाता हूँ और कोशिश करते हैं बड़े हारमोनियस तरीके से। दिक्कत क्या है सर? दिक्कत ये है, और ये जुडिशियल ऑफिसर जिस दिन ये भूल जाते हैं कि भैया आप यहीं से गए हो और वापस यहीं आओगे, ये भूल जाते हैं कि 60 साल की या 60 साल की एज के बाद आप वापस यहीं आओगे। उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है, एक तंत्र बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको फिर बताऊंगा सर, हम वी कैन नॉट पेंट द एंटायर इंस्टीट्यूशन, बी इट द बार और द बेंच, विद द सेम पेंट। हर तरह के लोग हैं, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपके लिए बड़ा मान सम्मान रखते हैं, बी इट इन जुडिशरी, बी इट इन बार। और ऐसे भी लोग हैं जो गिनती के लोग हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ गिनती के लोग पूरे के पूरे उनका माहौल। कोई इलाज है आपके पास? इलाज बड़ा अच्छा है उनका इलाज ये है, जिस दिन आप उनको सही मायने में बार की ताकत दिखाओगे, आप उनको सही मायने में बार की ताकत दिखाओगे। ताकत दिखाने का मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ बदतमीज़ी करोगे, ताकत दिखाने के बड़े बड़े तरीके होते हैं। और सर, वकील साहब के पास कलम से ज़्यादा बड़ी पावर नहीं होती। जिस दिन आपको दिखाओगे कि इस इंस्टीट्यूशन में आपसे भी ऊपर और लोग बैठे हैं, अगर आपने ज़रा सा भी गलत किया, आपका परिपूर्ण। लेकिन बार्स करती क्यों नहीं? आप भी 4 साल से 3.5 साल से इस बार में है, बहुत सारे इंसिडेंट मेरे भी नॉलेज में आए हैं, रोहिणी बार के स्पेशली, लेकिन नहीं होता कुछ भी। नहीं सर, यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा इत्तेफाक रखूँगा। जहाँ पे मैं कमेटी की ना बातों के फेवर में नहीं हूँ, वहाँ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक यहाँ जुडिशियल ऑफिसर का जो कह सकते हैं हाई हैंडेड अप्रोच, ठीक है, वहाँ पे हमारी बार हमेशा मुखर रही है, हमेशा मुखर रही है। कई बार ये होता है एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हो पाते कि आप उस लेवल तक रिजल्ट नहीं चाह पाते जिस लेवल तक चाहता है। लेकिन हमने हमेशा, पूरी कमेटी ने इस चीज़ को हाई हैंडेडनेस होती है जुडिशियल ऑफिसर्स की, उस पर हमेशा लगाम रखने की कोशिश की है। उस चीज़ में मुझे लगता नहीं इसमें किसी की कोई अतिशयोक्ति होगी। ये हुआ है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूँगा सर। बार ने साथ दिया है। बार ने बहुत साथ दिया है। अब देखिए सर, होता क्या है ना कि हर बीमारी का, जैसी बीमारी होता है उसका इलाज एक ही होता है। आप प्लीज़ समझिए इस बात को। ऐसा नहीं है कि आप बुखार में भी आप सर्जरी करोगे, बुखार होगा तो आप दवाई देंगे, ठीक है। अगर मान लो ऐसी बीमारी है जहाँ पे कैंसर है, तो हो सकता है कीमोथेरेपी देनी पड़े। तो सर, जैसी बीमारी, जैसे हमारे कहते हैं ना, द सेंटेंस शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम, तो सेम सिचुएशन है कि जैसी बीमारी वैसा इलाज। आप सबको एक हाशिए से नहीं रख सकते, एक यार्डस्टिक से नहीं चल सकते सर। चलिए, अगर आपको मैंडेट मिल जाता, हम चाहते हैं हमारा चैनल आप जैसे डायनेमिक लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ, यूथ लोग आएँ, अगर आपको मैंडेट देता है यहाँ का वोटर और आप ऑनरी सेक्रेटरी पर आ जाते हैं, तो कौन से ऐसे 2-3 काम हैं जो प्रायोरिटी पे आपके दिमाग में हैं, जो आप वेलफेयर के लिए वो करना चाहते हैं, वो आप वोटर्स को बताएं? सर, मैं सबसे पहले तो ये चाहता कि मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा सर से, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ द वे राकेश सर हैज़ इम्पार्टिंग द नॉलेज, जैसे अपनी फ्रेटर्निटी के लिए करते हैं, लोगों की बातें पहुँचाते हैं। तो मैं और ज़्यादा अच्छा लगता है सर कि अगली बार आपसे एक इंटरव्यू और करूँ मैं आपके साथ। आप एक बार मेरा जो मैनिफेस्टो है पूरा पढ़ें और उसके बाद में उससे इंटरव्यू करें, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मैनिफेस्टो में हर एक कैंडिडेट के देखता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने तो इतना इतना कुछ लिखा हुआ है कि अगर वो सब हो जाए तो लगे कि बार की प्रॉब्लम से खत्म हो गई और सारे वकील करोड़पति हो गए, सब वकीलों को बहुत बड़े तमगे मिल गए। मैं सिर्फ 2-3 काम ऐसे जो प्रायोरिटी पे आपने सोचे हुए हैं, आपके दिमाग में है कि ये काम तो मुझे, अगर मैं ऑनरी सेक्रेटरी होता आज की डेट में, जहाँ एडिशनल हूँ वो होता तो मैं कर देता, ऐसे में 2-3 काम। तो सर मैं बताता हूँ आपको, बाकी फिर भी मैं कहूँगा आप मैनिफेस्टो मेरे पास है आपका, दिस इज योर मैनिफेस्टो। माई हाँ, मेरी मैनिफेस्टो के अंदर मैंने डेडलाइन रखी है और अपने आप को चैलेंज। चलो मैं आपको बताता हूँ सर, मेरा जो सबसे पहला मुद्दा होगा सर, देखिए किसी बार के अंदर कभी भी अगर मान लो कोई बार के ऊपर जो सबसे बड़े आरोप लगते हैं, वो लगते हैं आरोप के फंड्स को लेके। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ आपको, इतिहास गवाह की बार के जो इश्यूज़ हुए हैं वो फंड्स के लेके हुए हैं। तो मेरा जो सबसे पहला काम ये होगा, और मुझे लगता है कि कोई भी कमेटी में आएगा, चाहे मैं चुना जाऊं चाहे कोई भी चुना जाए, जो भी सकारात्मक सोच का व्यक्ति होगा वो मेरी इस बात से सहमत होगा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि कोई हमारे ऊपर फंड्स को लेकर क्वेश्चन मार्क ही ना लगाएं। उसके चलते मैंने सबसे पहला जो फैसला करने की सोची, अगर मान लो मैंडेट मिलता है, कमेटी के सामने एक एजेंडा रखा जाएगा कि जो हमारे बार के अंदर फंड्स हैं सर, बार के अंदर फंड्स कहाँ से आते हैं? बार के अंदर फंड्स आते हैं जो मैं अपनी मंथली सब्सक्रिप्शन या साल की करता हूँ उससे इकट्ठे होते हैं। लेकिन हमारे आज तक
कितने लॉयर हैं भाई हैं जिनको ये पता हो कि आज के टाइम में हमारे बारे में कितना पैसा है, किसी को भी नहीं पता होगा। उसका रीज़न क्या होता है कि सर हमारी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पब्लिक में नहीं होती। तो मैंने यही कहा है कि और ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। और ट्रांसपेरेंसी का बड़ा सिंपल सा तरीका है सर। लेकिन मेरा एक सवाल है उसमें, सपोज प्रदीप खत्री ऑनरी सेक्रेटरी ऑफ बार चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए और ये जितना पैसा आ रहा है, जितना खर्च हो रहा है, जितना बैलेंस है, सब व्हाइट पेपर पे आए। लेकिन प्रेसिडेंट नहीं चाहते हैं, मेंबर जो 6 मेंबर और हैं, 7 मेंबर हैं, वो नहीं चाहते हैं, देन व्हाट विल यू डू? सर मुझे लगता नहीं कोई ऐसी, मैं हाइपोथेटिकल है ना क्वेश्चन में जाऊंगा, सिचुएशन में जाऊंगा, बट मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको क्या कहा, मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं जितने भी कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं यहाँ पे सर, जितने भी व्यक्ति लड़ रहे हैं, मैं उनसे हर व्यक्ति से ना पर्सनल रूप पे जानता हूँ, ठीक है। और हर व्यक्ति, चाहे मेरी सीट पे कोई ना चुनाव लड़ रहा है, मेरे अगेंस्ट लड़ रहा है या मैं जिनके अगेंस्ट लग रहा हूँ, एवरीवन इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी जीतने से पहले सबका पॉजिटिव होता है। अफसोस और दिक्कत यही है, दुर्भाग्य वकीलों का यही है, वोटर्स का, कि इलेक्शन लड़ने तक 5 बजे तक काउंटिंग के 5 तक जो है वो सब बिल्कुल एकदम देवता होते हैं, और उसके बाद ना उनके पास टाइम होता है, ना उनका फ़ोन बजता है, ना उनका पास चैम्बर में टाइम होता है, ना कोर्ट में टाइम होता है, वो सब प्रॉब्लम आती हैं। तो मैं इसलिए बिल्कुल प्रैक्टिकल बात ये कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए, ईश्वर करे ना आए, आती है, तो उस वक्त प्रदीप खत्री क्या करेंगे? देखिए सर, जैसे नॉर्मल कहते हैं कि जनता ने बनाया जनता संभालेगी, ठीक है। उस सिचुएशन में मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सकारात्मक लोग आएंगे, चीज़ें समझानी पड़ेंगी, उसका अच्छा बुरा आईना दिखाना पड़ेगा और अपनी चीज़ों के लिए कन्विंस करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी आप फंड्स में लाएंगे, एक काम हो गया। दूसरा, और ट्रांसपेरेंसी का मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, ट्रांसपेरेंसी ऐसी नहीं आएगी विद एक्यूरेसी। और टाइमलाइन कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास एक, मैं ऐसी मोबाइल ऐप जनरेट करना चाहता हूँ। मैंने आपको बताऊँ, जैसे आपने एक वो सवाल अधूरा रह गया था मेरा, या एक सवाल अधूरा रह गया था कि आपने एज ए सेक्रेटरी क्या किया और एज ए इंडिविजुअल क्या किया। एज ए सेक्रेटरी जो मैंने एज ए बार मेंबर जो किया वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। एज ए इंडिविजुअल मेरी ऑलरेडी मैंने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है लॉयर्स फॉर लॉयर्स के नाम से सर, और मैंने कोविड के टाइम पे शुरू किया था। उस ट्रस्ट के अंडर मैं आज तक 2 लाइब्रेरीज़, जिसमें करीबन 150 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं, वो मेरी टीम ने, जिसमें हमारे 75 एडवोकेट हैं सर, जो उस टीम के मेंबर, लॉयर्स फॉर लॉयर्स चैरिटेबल ट्रस्ट के। हमने कोविड के टाइम में शुरू की थी 7 बंदों से सर। उसके बाद आज मेरी उस टीम के अंदर कोई मध्य प्रदेश से, कोई उड़ीसा से लोग जुड़े हैं, और धीरे धीरे सबने अपना फंड्स इकट्ठा करके 2 लाइब्रेरी, बड़ी अच्छी शानदार लाइब्रेरी, मैं कहूँगा कभी आप जाके देख के आए सर। एक मेरे गाँव नरेला के अंदर और एक सेक्टर 24 रोहिणी के अंदर, जहाँ पर लॉयर, कोई भी लॉयर कहीं का भी हो, वो, उसकी फैमिली का कोई भी लॉ स्टूडेंट आके वहाँ पे ना वहाँ की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट यूटिलाइज कर सकता है। और मैंने एक ऐप लॉन्च करी है लॉयर्स फॉर लॉयर्स के नाम से। मैं आपको भी कहूँगा सर, आप अगर वो ऐप भी डाउनलोड करें, और उसके अंदर जो हमारी टीम ने काम किया है, उस ऐप को तैयार करने के अंदर 8 महीने लगे हैं, और आज के टाइम में वो ऐप करीबन 20 से 25 हज़ार एडवोकेट यूज़ करते हैं। उसके अंदर क्या किया है हमने, जितनी भी डेली रूटीन में जो एक लॉयर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन्फॉर्मेशन की, जो अलग अलग पटल पे हैं, उनको कंसोलिडेट करके, जिस इन्फॉर्मेशन को आपको ढूंढने में आधा घंटा लगता है, या अलग जगह फ़ोन करना पड़ता है, अलग अलग व्यक्तियों से बात करनी पड़ती है, आप वो हर चीज़ को एक ही उसमें क्या नाम है, एक ही फ़ोन पे आप क्लिक करेंगे, ऐप पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप वो देखिए सर, पहली बात तो ये है। चलिए, उसका मैं ना आपसे एक और बातचीत करेंगे, उसका एक अलग से मैं आपका वो करूँगा, जानूंगा, ताकि लोग और जाने, और लोगों को भी फ़ायदा हो जो नहीं जानते हैं, मेरे जैसे लोग हैं वो नहीं अवेयर हैं इस बात से। तो मैं चाहूँगा इस फैसिलिटी को वो भी अवेल करें, और इसका बहुत अच्छा प्रयास है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम आपको क्या लगती है रोहिणी बार एसोसिएशन में, नॉट एसोसिएशन, रोहिणी बार में, इस कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या महसूस होती है, जिसके लिए चाहते हैं कि इसको वाकई एकदम वार लेवल पे इसका सॉल्यूशन होना चाहिए? मैं सर, आप किसी चीज़ को ना पिन पॉइंट नहीं कर सकते, ऐसी कोई एक ही चीज़ नहीं कि एक चीज़ वो वार लेवल पे उसका सॉल्यूशन हो गया। दे आर सो मैनी थिंग्स, दे आर सो मैनी इश्यूज, जो आपको साइमल्टेनियसली उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक पार्किंग है, या जस्ट लाइक सर देखिए, फैसिलिटीज टू द लेडी एडवोकेट्स। मैं वहाँ पे आ रहा हूँ सर। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा लॉयर, किसी मेल की नहीं, फीमेल की नहीं, सबसे पहले लॉयर को देखना पड़ेगा कि आज के टाइम में उसको कोर्ट के अंदर, सबसे कोर्ट की दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी क्या हो रही है। पहला है सर्टिफाइड कॉपी का। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखा होगा कि सर्टिफाइड कॉपी का महीना लगते हैं। अब सर ये बात भी किसी को नहीं पता, हमारी एक कमेटी की मीटिंग हुई थी
कमेटी की मीटिंग के अंदर हमने वहाँ पे बैठे थे, हम डीजे साहब वगैरह भी बैठे थे, हमने डीजे साहब के सामने मैंने प्रस्ताव रखा था कि सर, उनका जवाब ये था कि ये चीज़ें हाई कोर्ट से होती है और देयर इज़ ए क्रंच ऑफ मैन पावर नहीं है। तो मैंने सजेशन किया था कि कमेटी वालों को भी कहा था कि आप एक काम करो, वहाँ भी कहा था, डीजे साहब के सामने भी कहा था, सर अगर मैन पावर नहीं है, आज के टाइम में आपने बहुत सारी एजेंसीज़ को है ना हायर किया हुआ है, चाहे आपकी फोर्थ क्लास है, चाहे लिफ्ट मैन है, वो आपके गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। वाई कांट यू आउटसोर्स द मैन पावर फॉर द सर्टिफाइड एज वेल? आप उस पर चेक एंड बैलेंस रखो। तो बोला नहीं नहीं, सर्टिफाइड का सर वो बड़े इश्यूज़ हैं, हमने सॉल्यूशन दिया था। अब वो सॉल्यूशन को अमली जामा ना पहना के उसको ना एग्जीक्यूशन ना करने के उन्होंने 50 रीज़न दिए कि हमें हाई कोर्ट से अप्रूवल चाहिए। और मैंने ये कहा था सर बड़ा डूएबल काम है। उसके बाद मैंने कहा था कि सर सर्टिफाइड कॉपी की आधी लाइन वहीं ख़त्म हो जाएगी, आप है ना मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ देयर ऑन द ऑनलाइन। आप ऑनलाइन कर दो, लोगों की रिक्वायरमेंट ही ख़त्म हो जाएगी। आप हर चीज़ को पहले, सर आपको याद होगा जब हमने प्रोफेशन में आए थे, सन 2006-7 की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे आपका एविडेंस भी, जो आप एविडेंस कराते हो, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल होता था। आज के टाइम में सिर्फ डेली ऑर्डर्स के अलावा कोई भी बाकी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती है। तो उसी की वजह से, क्योंकि अगर वो ऑनलाइन हो जाएगी, सर आपको सर्टिफाइड कॉपी किस लिए चाहिए होती है? आपको चाहिए होती है कि आप हाई कोर्ट में पिटीशन या अपील में लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास पावर होती है एग्जेम्पशन की, कि एग्जेम्पशन टू फाइल द सर्टिफाइड कॉपी। आप डिजिटलाइज कॉपी दो उन्हें, यहाँ की लोगों की भीड़ खत्म हो जाएगी, वकील भाई जो लाइन में लगे रहते हैं वो भीड़ खत्म हो जाएगी। सर देखिए, हर प्रॉब्लम है, मैं नहीं कहता, सोल्यूशन भी है, लेकिन उस सोल्यूशन को पुश करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। एग्जीक्यूशन में दिक्कत है। एग्जीक्यूशन में दिक्कत है। वो कहते हैं सर कि जो नट है ना, कई बार बहुत टाइट भी करना पड़ता है वो काम, कई बार उस नट को लूज भी करना पड़ता है, ताकि मशीन सुचारू रूप से चलती रहे। सर बहुत बढ़िया आपका विज़न है, और मैं चाहता हूँ कि ये बात जो आपने की है लोगों को पता लगे, लोग सुने आपकी बात को और जाने कि आपका विज़न इस तरह का है। मेरा यही प्रयास था। तो मैं अब आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप के सामने वोटर्स हैं, आपकी बात सुन रहे हैं बहुत देर से, कि आप किस बेस पर चाहते हैं कि जो और कैंडिडेट 4 खड़े हैं उनको ना दे के प्रदीप खत्री को वो सपोर्ट में वोट करें। ऐसी कौन सी अपनी क्वालिटी बताते हो, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं माइक आपको दे रहा हूँ। देखिए, क्वालिटीज़ तो मेरे अंदर शायद से कुछ भी नहीं है, बस मैं हमेशा ये है कि मैं हमेशा एक ओपन माइंड के साथ कोशिश करता हूँ कि लोग मुझसे सवाल पूछें। मैं जब भी अब लोगों की चुनाव प्रक्रिया के दौरान मैं सबसे जाके रिक्वेस्ट करता हूँ सपोर्ट के लिए, तो मैं कहीं भी ये नहीं कहता कि मैं ये जाके ये करूँगा। और ये जो मैंने मैनिफेस्टो बनाया है, ये मैनिफेस्टो बनाने से पहले मैं सब लोगों के बीच में गया हूँ कि सर मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे मत बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको नहीं बताऊँगा मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। मैंने उनसे पूछा सर मेरी जिम्मेदारी आप लोगों के प्रति है, आप मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। और सर मैं सब भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे मैनिफेस्टो को पढ़ें, मेरा एजेंडा पढ़ें। मैंने उसके अंदर एक टाइम बाउंडेशन अपने आप को दी है, और वो मैंने लिखित में और प्रिंट करके इसलिए दी है। आज भी मैंने जब ये मैनिफेस्टो का वितरण किया तो उन्होंने यही कहा कि बोला आप मैनिफेस्टो दे रहे, आप कर पाओगे? तो मैंने उन सबको कहा कि आप इस मैनिफेस्टो को ना फाड़ना मत, इसे फेंकना मत। और जो मैंने डेडलाइन दी है ना, आप उस डेडलाइन कंप्लीट होने के बाद मेरे पास मैनिफेस्टो लेके आना कि आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि आपका ये वाला एजेंडा इतने दिन में पूरा हो जाएगा। अगर नहीं हो पाए तो आप मेरे सामने लाना, तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँगा। आप मुझे मौका दें, मैं कथनी में नहीं करनी में यकीन रखता हूँ, लेकिन चुनाव है, जब तक आपका कथन सामने नहीं आएगा तो लोगों को पता नहीं लगेगा कि आपकी कथनी क्या है और आप उस कथन के आधार पर क्या करना चाहते हो। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और राकेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये इतना कीमती टाइम मुझे दिया और मेरी बातें सबके सामने रखी। सर थैंक यू प्रदीप जी। और सुना दोस्तों, प्रदीप खत्री जी ने जो ऑनरी पोस्ट सेक्रेटरी की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात आपके सामने रखी है। नाउ इट इज़ योर टर्न, आपकी बारी है, आपका तरफ बॉल है कि आप इनकी कितनी बातों पर किस तरह विश्वास करते हैं, कितना इनको ठीक मानते हैं और कितना दूसरे कैंडिडेट्स को ठीक मानते हैं। ये चुनाव आपको करना है। मेरी अपील, मेरे चैनल की अपील यही है कि आप ना कास्ट पे जाएं, ना किसी के धनबल पर जाएं, ना किसी की लुभावने नारों पे जाएं, ना बड़े बड़े होर्डिंग्स पे जाएं, ना बहुत बड़े प्रचार पे जाएं। आप उन लोगों की क्रेडिबिलिटी पे जाएं, आप उन लोगों की सच्चाई पर जाएं, उनकी बातों को समझें, उनके अतीत को देखें, उन्होंने क्या किया है।
इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप एक अच्छे अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करें, यही हम चाहते हैं। आप अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे तो बार अच्छी बनेगी, बार अच्छी बनेगी तो एडवोकेट्स का वेलफेयर जो है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा और बहुत सारी शिकायतें जो आज उठती हैं वो शायद नहीं उठेंगी। यही एक प्रयास के साथ मैं और ऐसी शख्सियत के साथ किसी और कंटेस्टेंट के साथ आपको बातचीत कराऊंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।